जो सफेद चादर में छिपाने की कोशिश हो रही है वो कुछ नहीं, सिर्फ हमारे लोकतंत्र की लाश। तो अब पहली बार जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके नेता अब मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मैं अब जो शब्द कहने जा रही हूं आपसे पहले से ही माफ़ी मांग लेती हूं। ये सफ़ेद चादर में जो लिपटी हुई चीज़ें आप देख रहे हैं, व्यक्ति, और जो सफ़ेद चादर में छिपाने की कोशिश हो रही है वो कुछ नहीं, सिर्फ हमारे लोकतंत्र की लाश है। जी हाँ, आज भारत की जनता को, भारत के माननीय लोगों को, सम्माननीय लोगों को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से भूखे भी रह सकें। आप ये देखिए कि जो हुआ है अब से कुछ घंटे पहले वो इतना चौंकाने वाला है, वो इतना सताने वाला है जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सोनम वांगचुक, जी हाँ, जाने माने राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता जो पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनको ज़बरदस्ती उठा लिया गया है। तथाकथित रूप से इन्वर्टेड कॉमास में उठा लिया गया है, और उठा लिया गया है उनकी बिना मर्जी के बगैर। उनकी पत्नी, उनका परिवार, ऐसा लगता है कि सारे संवैधानिक जितने अधिकार थे जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें दिए थे, उन सबको मिटा दिया गया है। और इसीलिए सफ़ेद चादरों से इस काले दाग को ढकने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें बहुत बेचैन कर देने वाली हैं। ये वो तस्वीरें हैं पूरी दुनिया में जा रही हैं जहां नरेंद्र मोदी जाके सीना ठोक के कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। जी हाँ, माँ हैं, हम माता हैं हम लोकतंत्र की, और हमारे देश में लोगों को, नागरिकों को तमाम तरह के अधिकार और आज़ादी है। और ये जो आज़ादी और अधिकारों का उल्लंघन है, ये सिर्फ उनको यहाँ से उठा लेने पर ख़त्म नहीं हुआ, उनको एम्स ले जाया गया है और वहाँ जाकर उनको फोर्स फीड करने की कोशिश हो रही है। जो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से ज़बरदस्ती उनके मुंह में अन्न और बाकी चीज़ें डालने की कोशिश हो रही है जिससे उनकी मौत ना हो जाए। क्या सरकार के लिए इससे ज़्यादा, इतनी मेहनत करने के बजाय इससे ज़्यादा आसान काम ये हो सकता था कि सरकार के कोई मंत्री, बल्कि मैं कहूँगी कि ये लोकतंत्र का तकाजा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंतर मंतर जाना चाहिए था, मिलने के लिए सोनम वांगचुक से उनकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन सरकार का अहंकार देखिए, उसको पता है कि आज की तारीख में वो जो चाहे भारत के नागरिकों के साथ कर सकते हैं। उसे इस बात की भी फिक्र नहीं है कि अगर वोट दब डाले जाएंगे, चुनाव जब होगा तो उसकी भी फिक्र नहीं है। उसका भी इंतज़ाम अलग से हो चुका है कि अब जनता के वोट की भी फिक्र इस सरकार को नहीं रही है। लेकिन शायद सरकार जब ये ऑपोजिशन में होती थी तो अच्छे तरीके से जानते थे इस बात को, लेकिन सरकार में आके इस पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल आंखों पे पट्टी बन गई है। अच्छी तरह जानते हैं, आप जितना दबाना चाहते हैं उतना ज़्यादा खुल के वो चीज़ आती है। प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि जितना आप दबाएंगे उतना ज़्यादा खुलकर चीज़ सामने आएगी। तो आप सोचिए कि इस वक्त अभिजीत दीप के ये कह रहे हैं कि सरकार की तानाशाही है, उनको तो हम सुनेंगे ही, साथ साथ और जो उनके प्रवक्ता और नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के गुंडे आए हैं। सुन लेते हैं। अपने अंश से शुरू कर रहा हूं। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूं। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। उसके बाद एक ऑर्डर पास किया, उसमें यही लिखा था कि इनका हेल्थ मॉनिटर होना चाहिए, एंड फिर बाद में अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है एंड लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, तब फिर डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ये ऑर्डर आया था दिल्ली हाई कोर्ट का। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी क्या बोल रही है, वो मिसरीड कर रही है। वो बोल रही है कि ये ऑर्डर की वजह से हम लोगों ने ये सब किया। ये जरा पूरा झूठ है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। जय हिंद सभी को। सुबह का समय है, 7:30 बजे है। यूजुअली इस टाइम मैं और दीप के थोड़ा फ्रेश होने जाते हैं दिन की शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी इसी वक्त सोनम वांगचुक को फोर्सफुली डिटेन किया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है। जंतर मंतर की जाने की तभी रोड बंद कर दी गई है, अंदर लोगों को मारा जा रहा है। दीपके को भी अभी मारा गया है, उससे धक्का मुक्की हुई है। दिल्ली पुलिस ने अपने असली रंग दिखा दिए हैं। हमें भी अभी अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। सड़कों पे उतरें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। हमें शांति बनाकर रखनी है। शांतिपूर्वक देश भर में प्रदर्शन करिए।
तो आपने सुना कि जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की जो ये कार्रवाई है, उस पर सीधे तौर पर जो प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी। मैंने बताया आपको, जितना आप दबाना चाहेंगे, जितना आप कुचलना चाहेंगे, ये तो मक्तल की आवाज़ है, बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जा रही है। लाखों नहीं बल्कि कई करोड़ की तादाद में इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं, खासकर ये पूरा मूवमेंट देखिए, भारत का पहला जेनजी मूवमेंट इंस्टाग्राम पे लाखों की तादाद में, और मैं ये बात खुद नहीं कह रही हूँ, आप गवाह हैं इस बात के। अपना इंस्टाग्राम ऐप खोल कर देखिए और मुझे बताइए, क्या आपको हर दूसरी स्टोरी, हर दूसरी पोस्ट, हर दूसरी रील, क्या आपको सीजेपी पर नजर नहीं आ रही है? अगर सरकार ये 20 जुलाई को संसद का जो मार्च होना था इसका, कॉकरोच जनता पार्टी का, अगर इससे इतनी डरी हुई थी कि देखिए आप के नए कमिश्नर ऑफ पुलिस भी आए हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से रातों रात कुछ घंटे के भीतर ये पूरा तबादला और रद्दो बदल कर दिया गया और जनता को खबर भी नहीं हुई। तो यहाँ पे रांका ये कह रहे हैं कि 20 जुलाई को जो संसद का मार्च था उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा है, और दूसरे इस तरह के पोस्टर्स अब मेरे जो व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर मुझे मिलने लगे हैं, जहाँ पता चल रहा है कि देश के तमाम बड़े शहरों में जंगल की में आग की तरह इन लोगों के साथ, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनके साथ सॉलिडेरिटी यानी एकता की वजह से अब पूरे तौर पर ये अलग अलग जगहों पर ये मार्च शुरू हो गए। इस तरह के पोस्टर्स अब वायरल हो रहे हैं। सोनम वांगचुक की जो वाइफ हैं, जो उनकी बीवी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको ना मोबाइल फ़ोन भी उनको कमरे के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं हो रही है, ताकि वो किसी को ये बता ना सकें कि आखिर हो क्या रहा है। सफ़ेद चादर के भीतर काले धब्बों को छिपाने की ये कोशिश, और किस तरह से मोबाइल फ़ोन से उस सूचना का प्रचार और प्रसार हो सकता है। मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं है। यहाँ सोनम वांगचुक कह रही हैं, गीतांजलि आंगमो ये कह रही हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं कहता कि हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, सिर्फ ये कह रहा है कि दूसरे की यानी एक व्यक्ति की जो सेहत है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगातार उसको मॉनिटर किए जाने की ज़रूरत है। तो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं वो सब भी पूरे तरीके से दुरुस्त नहीं है। तो आप सोचिए कि धर्मेंद्र प्रधान, एक मंत्री की बात हो रही है जहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं धर्मेंद्र प्रधान को पद पे हटाने के बजाय पूरे तरीके से सोनम वांगचुक को हटा दिया गया। आप सोचिए ज़रा किस दौर में हम जी रहे हैं, किस देश में हम जी रहे हैं। मैं वही सोच रही थी कि किस तरह से तमाम लोग, आप सोचिए बॉलीवुड के लोग और तमाम ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सबके मुंह पे चुप्पी बिल्कुल है। और अब जबकि कुछ लोगों ने जैसे तैसे ज़रा सा बोलना शुरू किया, सोनाक्षी सिन्हा या ऋतिक रोशन या इस तरह के लोग जब आए सामने, तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। उनको पता है कि इन लोगों की जो सोशल पावर है, जो सामाजिक शक्ति, जो एक कल्चरल पावर है, वो इतनी है जितने में न जाने कितने नेता अगर दिन रात भाषण देते रहे तब भी उसका असर नहीं होगा, जितना ऋतिक रोशन या फिर सोनाक्षी सिन्हा या इस तरह के लोग, या फिर एक ख्वाब जैसा लगता है कि अगर आमिर खान या शाहरुख खान बोल जाते उनका भी ज़मीर जाग जाता, या अमिताभ बच्चन साहब का जो लगातार टी के नाम से वो अलग अलग नंबरों से ट्वीट करते रहते हैं, वो अमिताभ बच्चन अगर एक शब्द बोल देते तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा असर होता। लेकिन उसके बावजूद भी जो असर हो रहा है वो लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हो रहा है। इसको सीधे तौर पर जनता, कॉकरोच जनता पार्टी के नेता, ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पीक डिक्टेटरशिप हो रही है। इस वक्त सफदरजंग अस्पताल, एम्स नहीं माफ़ कीजिएगा, सफदरजंग अस्पताल में इनको एडमिट कराया गया है और पीक डिक्टेटरशिप हो रही है। सोनम सर की बीवी को अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल रूम में जा सकें, मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर नहीं की जा रही हैं, पर्सनल लॉयर्स या डॉक्टर्स को आने की इजाज़त नहीं हो रही है। अब नई खबर जो ब्रेक हुई है वो ये है कि अभिजीत दीपके, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को उसका नेतृत्व किया है, उसके नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल है उस पर वो खुद बैठ गए हैं और उनका जो नारा है चलो संसद 20 जुलाई को जो होना है 2 दिन बाद, वो लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। और इसके अलावा शनिवार से यानी आज ही के दिन से वो अनशन पर बैठ गए हैं। और इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि उनके साथ भी धक्का मुक्की करने की बहुत ख़राब ये कोशिश की गई, यानी आप सोचिए फिजिकल होने की कोशिश की गई, शारीरिक रूप से संघर्ष हुआ, धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई। तो 20 दिन से आपको पता है कि सोनम वांगचुक, इसके अलावा आयसा के 3 छात्र कार्यकर्ता नेहा, अमीन और मनीष, ये सब जो हैं अनिश्चितकालीन अनशन पर मौजूद हैं और सिर्फ इनकी एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो HRD मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए। लेकिन अब मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने ये बात अभिजीत दीपके से भी पूछी थी और उसके बाद मैंने ये बातचीत सौरभ दास के साथ भी की थी, दोनों के साथ मैंने इंटरव्यू किया है, दोनों से एक ही
दो टूक सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि आप छोटी मछली जो स्मॉल प्लेयर है उसका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप क्यों नहीं मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब जब संकट की स्थिति ये आ गई है तो अब पहली बार जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके नेता अब मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। तो ये भी हम देख रहे हैं कि जो रणनीति इनकी पहले होनी चाहिए थी वो रणनीति अब हो रही है। इसके बाद देखिए कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी तो नहीं गए, पवन खेड़ा गए, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से भी कई नेता वहां पहुंचे। इसके अलावा हमने देखा महाराष्ट्र की एनसीपी, शिवसेना, इन सब के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक खास वजह हो सकती है कि क्यों हाथ पांव फूले हुए हैं इस सरकार के, मोदी सरकार के। कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। लीग प्रधान अपनी गद्दी से चिपके हुए हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे लोगों को जंतर मंतर से जबरदस्ती उठाया जा रहा है, जैसे कि ये विरोध प्रदर्शन करने की जगह नहीं बल्कि इनका प्राइवेट गार्डन हो। एक बार फिर ये साबित हुआ है कि अमित शाह का असली चेहरा क्या है। चोरी ही संस्कार है इस सरकार का। चुने हुए विधायक को चुराकर होटल ले जाते हैं और न्याय मांग रहे लोगों को हॉस्पिटल, जेल जाओ या भाजपा में आओ। ये खेल इसलिए खेलते हैं ताकि लोगों को चुप करा के लोकतंत्र को खत्म किया जा सके। इस शाह को आप तानाशाह कह सकते हैं, लेकिन सरकार अपने अहंकार में पूरे तरीके से ये भूल चुकी है कि छात्रों की गूंज रुकेगी नहीं, ये हुंकार बनेगी। बदहाल शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, सरकार और सिस्टम बदलेगा। यहाँ पर सीधे तौर पर कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनकी किसी भी बात से असहमत हुआ जा सकता है? मैं यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सिर्फ एक चिंगारी है, जो बारूद है वो पहले से मौजूद था। जो हमारा युवा है वो इस कदर फ्रस्ट्रेशन में है, ऐसी उलझन में है, इस तरह की प्रताड़ना सह रहा है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, आप सड़क पे निकल जाइए। मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देती हूँ कि ज़रा सड़क पे जाइए। अगर आप सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं, या आप दूध लेने जा रहे हैं, या आप दफ्तर जा रहे हैं, आप मेट्रो में बैठे हुए हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, कहीं पर भी जहाँ एक सार्वजनिक जगह है आप जाइए और आज मेरे लिए सिर्फ 5 लोगों से बात कीजिए, 5 युवाओं से सिर्फ इस वक्त बातचीत कीजिए और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है और उसके बाद वो काम क्या करते हैं। आपको मैं 100% इस बात की चुनौती देती हूँ, चैलेंज करती हूँ आपको कि अपनी क्वालिफ़िकेशन से बहुत नीचे स्तर की नौकरी हमारे छात्र करने पर मजबूर हैं, अगर बशर्ते कि उन्हें कोई नौकरी मिली है। लेकिन साफ तौर पे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नौकरी की तलाश में हैं। 22 साल, 25 साल, 27 साल, 29 साल, 32 साल, और हो ये रहा है। मैं लगातार लोगों से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे पर आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको आप समझते हैं, सीखते हैं एक पत्रकार के तौर पर। और मेरे पास तो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज ये है कि एक माइक और कैमरा है और आप जैसे दर्शक हैं जिन तक मैं ये प्रचार प्रसार कर सकती हूँ। आप यकीन जानिए कि एक बड़ी तादाद में एक तरह का ऐसा संक्रमण हो रहा है, एक महामारी के तौर पर एक ऐसी बीमारी हमारे सामने आ रही है कि हमारे युवाओं को पहली बात तो शिक्षा नहीं मिल रही है। अगर शिक्षा मिल जाए तो नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती तो देहाती भाषा में कहूँ छोकरी भी नहीं मिलती, यानी शादी भी नहीं होती। तो बड़ी तादाद में ऐसे फ्रस्ट्रेटेड युवाओं की एक पूरी फौज तैयार हो रही है, जिनके पास अगर शिक्षा है तो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो जाहिर है शादी भी नहीं होगी, और वो अलग तरह की एक उलझन का शिकार हो रहे हैं। और इसका सीधा, जिन्होंने भी सोशियोलॉजी, सामाजिक जो समाजशास्त्र है उसकी एक ज़रा सी बेसिक डेफिनेशन भी जिसको मालूम है वो अच्छी तरह जानता है कि जब इस तरह के बेरोज़गार लोग जिनके जीने का मकसद ही ख़त्म हो चुका हो, वो आसानी से जो जुर्म की दुनिया है उसमें दाखिल हो सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ अगली, वो पवन खेड़ा जो कह रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से जो कमिश्नर ऑफ पुलिस को बदला गया है उसको आप ध्यान से सुनिए। पवन खेड़ा का ये ट्वीट कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू डिसेंट यानी असहमति के अधिकार की आज़ादी देता है। होम मिनिस्ट्री ऐसा लगता है कि इस बात को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर रही है। दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है और यही मिनिस्ट्री जो है नए पुलिस कमिश्नर को दिल्ली में उन्होंने कल ही यानी कुछ ही घंटे पहले अपॉइंट किया गया है। आज का जो ये क्रैकडाउन है, लगता है कि यही खास वजह थी जिसकी वजह से इनको हटाया गया, क्योंकि जो पिछले पुलिस कमिश्नर थे वो शायद वो काम नहीं कर पा रहे थे जो ये सरकार चाहती थी। जो ये चाहते थे इनके पॉलिटिकल मास्टर्स की जिस तरह से इन लोगों को खदेड़ दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, जब वो नहीं कर पा रहे थे तो बिल्कुल एकदम तबादला कर दिया गया और ये रद्दोबदल कुछ ही घंटे के भीतर कर दिया गया। तो नए पुलिस कमिश्नर का वो यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनको यही आदेश दिया गया था। ये एक तरह से एक चिलिंग मैसेज है, यानी एक ऐसा संदेश है जो एक
बहुत ही एक कपकपी या मैं कहूँगी एक अलग तरीके से एक मैसेज भेजता है कि अगर आप पॉलिटिकल ओबीडियंस टेक्स प्रीसिडेंस ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, यानी कि अपने जो सियासी आका हैं उनको उनकी जो है जी हुजूरी करना ज़्यादा अहम हो गया है आज की तारीख में, बजाय इसके कि जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनकी संवैधानिक ड्यूटी क्या है। क्योंकि ये वो सरकार है जो हर तरीके से चाहती है कि आप सिर्फ सर न झुकाएं बल्कि सजदे में गिर जाएं, तभी ये मानेंगे कि आप इनका आदेश मान रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं पवन खेड़ा साथ में कि हमें वो भी याद है कि जो महिलाएं थीं, जो महिला पहलवान थी, उनको किस तरह से मैन हैंडल किया गया, उनको सड़क पर उनको लिटा दिया गया। और वो भी मुझे तस्वीरें आपके सामने, वो जाहिर है आपने भी देखी, मैंने भी ये तस्वीरें, जब बिल्कुल जूता जो है रखा हुआ था चेहरे पर हमारे पहलवानों के, ये भी हमने देखा। और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके साथ क्या सुलूक किया गया, शाहीन बाग की औरतों के साथ क्या सुलूक किया गया, हमने देखा हमारे किसानों के साथ, हमारे मजदूरों के साथ। अभी भी देखिए देश में न जाने कितनी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हमारे मजदूर, किसान और हमारे जो माजूर जो लोग हैं, जिनको हमारी सरकार ने पूरे तरीके से उनको सशक्त करने के बजाय डिसएम्पावर, अशक्त कर दिया है। अब मुझे लगता है जंगल में आग की तरह ये पूरी बात फैल चुकी है, ये पूरी खबर और पूरी मुहिम या आंदोलन फैल चुका है, सरकार की पहुंच से पूरे तरीके से ये सब बाहर हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी सरकार इस पर काबू पा लेगी, क्योंकि मंशा ये थी कि सोमवार के दिन से जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले तमाम तरह से सफ़ेद चादर ढक के एक तरह की एक कब्रिस्तान जैसी शांति फैला दी जाए, ताकि ये मसला ना बने, भाषण ना हो संसद में, ये मुद्दा ना बने। इससे पहले ये सब कुछ करके एकदम एक कब्रिस्तान जैसी शांति पैदा करने की एक बेहद नाकाम कोशिश है। नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के इवैल्यूएशन सिस्टम में बहुत बड़ा स्कैम हो गया, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। सोनम वांगचुक सिस्टम को ठीक कराने के लिए अनशन पे बैठ गए। सोनम वांगचुक के घर में कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो अपने लिए अनशन पे नहीं बैठे, वो आपके बच्चों के लिए अनशन पे बैठे हैं। अब मैंने सुना उनके बाद अभिजीत दिपके अनशन पे बैठ गया। अभिजीत दिपके के घर में भी कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो आपके बच्चों के लिए बैठा है। जब आपके घर में कोई बच्चा सड़े गले एग्जामिनेशन सिस्टम से अफेक्ट होता है तो आप खूब कंप्लेन करते हो, सरकार को गालियां देते हो, सिस्टम को गालियां देते हो। आज जब वो लोग जंतर मंतर पे आपके बच्चों के लिए बैठे हैं तो आप घर में क्यों बैठे हो? आप उनके साथ जंतर मंतर पे क्यों नहीं हो? आज अगर आप जंतर मंतर पे नहीं गए, आज अगर आपने उनके साथ मिलके आवाज नहीं उठाई, तो कल फिर अगर कोई एग्जाम लीक हो तो कंप्लेन मत करना। हमें सबको मिलके सड़क पे उतरना पड़ेगा, हमें सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी। एक हो जाओ सारे, तभी ये सरकार सुनेगी, नहीं तो ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनने वाली। ये पेपर भी लीक होते रहेंगे, हमारे बच्चे आत्महत्या भी करते रहेंगे और ये सड़ा गला सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तुरंत जंतर मंतर पहुंचो।